नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रज्ञा पर, जहां आज का विषय रहने वाला है वैल्यू एडिशन कोर्स VSC, जिसमें हम पढ़ेंगे गांधी एंड एजुकेशन। इसमें सेमेस्टर 2 और 4 दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जिसकी ड्यूरेशन या टाइमिंग जो रहती है 1 घंटे की रहती है और मैक्सिमम मार्क्स जो होती है वो हमारे 30 नंबर की होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 दोनों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। जिसमें क्या होगा, पहला प्रश्न जो होगा आपका अनिवार्य होगा और प्रश्न संख्या 2 से 4 तक उनमें क्या होगा, आपको किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यानी 2, 3, 4 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला है बुनियादी शिक्षा पर गांधी के विचार। इसमें दूसरा है कौशल और स्थानीय आवश्यकता आधारित शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण विकास का गांधी के विचार। यानी कि कौशल और स्थानीय आवश्यकता पर आधारित शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण विकास कैसे किया जाए उस पर गांधी के विचार। दोस्तों, तीसरा है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी शिक्षा। प्रश्न नंबर 2 है दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती की स्थापना के उद्देश्यों की जांच करें। क्वेश्चन तीसरा है गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार और समकालीन परिवेश में इनकी प्रासंगिकता की व्याख्या करें। यानी गांधी के सत्य, अहिंसा और समकालीन परिवेश, इन तीनों पर हम विचार करेंगे इसमें। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा पर गांधी के विचार पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, एक नज़र सेमेस्टर 2 के प्रीवियस क्वेश्चन पर भी डालते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, चाहे वे पुस्तक के उपयोग पर गांधी के विचार हो या दूसरा शिक्षा के माध्यम पर गांधी का दृष्टिकोण, या तीसरा कर सकते हैं आप स्व की खोज पर गांधी के विचार। किन्हीं भी 2 का उत्तर देना होगा, जो कि 5-5 नंबर का रहने वाला है, कुल 10 नंबर। इसका दूसरा क्वेश्चन है गांधी जी का बुनियादी शिक्षा नीति की विस्तार से चर्चा करें। तीसरा है गांधी के शैक्षणिक दर्शन ने चरित्र निर्माण और सामाजिक विकास को कैसे एकत्रित किया। दोस्तों, चौथा एंड लास्ट क्वेश्चन है प्राथमिक और उच्च शिक्षा से संबंधित गांधी के प्रयोगों पर चर्चा करें। तो दोस्तों, सेमेस्टर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, इसमें टिप्पणी लिखनी थी हमें बुनियादी शिक्षा पर गांधी के विचार। वैसा ही सेमेस्टर 2 में है क्वेश्चन शिक्षा के माध्यम पर गांधी के दृष्टिकोण। वहीं दूसरा क्वेश्चन है चौथे सेमेस्टर के पेपर में गांधी जी की बुनियादी शिक्षा नीति की विस्तार से चर्चा करें। ये सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही है, इन सब का उत्तर भी सेम ही है। टिप्पणी है तो आप छोटा लिखेंगे, और अगर प्रश्न 2 या 3 में आता है तो उसको 10 नंबर के हिसाब से थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा जो है वो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी विचार था, और इसका उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना था जो भारतीय जीवन, संस्कृति, ग्रामीण परिवेश और स्वावलंबन से जुड़ी हो, यानी आत्मनिर्भरता से जुड़ी हो। गांधी जी का मानना था कि भारत की वास्तविक उन्नति तभी संभव है जब उसकी शिक्षा प्रणाली उसकी ज़रूरत के अनुरूप और विद्यार्थियों को जीवन उपयोगी कौशलों से युक्त करे। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारी ज़रूरत के अनुरूप हो और जिसमें जीवन उपयोगी कौशल शामिल हो, जिससे हम अपना जीवन भी जी सकें। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें हम देखते हैं हस्तकला आधारित शिक्षा। यानी गांधी जी ने शिक्षा को किसी एक उत्पादक कार्य जैसे कि कटाई हो, बुनाई हो, बढ़ई हो, यानी कि कारपेंटर का हो या सिलाई हो आदि से जोड़ने की बात की है, जिससे छात्र आत्मनिर्भर बने और श्रम के महत्व को समझे। और उनका मानना था कि हाथ का जो काम होता है वो मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी मस्तिष्क का भी विकास होता है और हमारे को अनुभव भी मिलता है, और साथ ही साथ हमारी ज़रूरतों के लिए पैसे यानी धन की भी प्राप्ति
होती है, तो वो हस्तकला आधारित शिक्षा की बात करते हैं। दूसरा, आत्मनिर्भरता का भाव। गांधी जी की शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य बच्चों को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर बनाना था, और वे नहीं चाहते थे कि शिक्षा केवल क्या है नौकरी पाने का साधन बने। यानी ऐसी शिक्षा हो जो बच्चों को मानसिक तौर से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए, और शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन ना हो। तीसरा है मातृभाषा में शिक्षा। गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दिया, ताकि बच्चे क्या है आसानी से विषय वस्तु को समझ सके और अभिव्यक्ति में संकोच ना हो। यानी कि विषय वस्तु जो हो इजीली समझ में आए उनको, और जो भी बात हो, संवाद हो, जो भी उसकी व्याख्या हो आसानी से कर पाए। चौथा है नैतिक शिक्षा का समावेश, जिसमें गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या है ज्ञान देना नहीं, बल्कि नैतिकता, सत्य, अहिंसा और सेवा भाव जैसे मूल्यों को भी विकसित करना है। ठीक है। पांचवा कहते हैं कि श्रम और शिक्षा का समन्वय होना चाहिए, यानी उन्होंने श्रम को सम्मान देने की शिक्षा दी है और विद्यालयों को ऐसे केंद्र बनाने की कल्पना की है जो उत्पादकता के साथ साथ ज्ञान भी दे। तो बात करते हैं गांधी जी की बुनियादी शिक्षा नीति के उद्देश्य। तो उनका पहला क्या उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता, यानी बच्चे, युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बने, जिससे क्या है गरीबी और बेरोजगारी कम हो। ठीक है। दूसरा क्या है? सामाजिक सुधार, यानी शिक्षा के द्वारा सामाजिक कुरीतियों जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव आदि का जो है निवारण हो। राष्ट्र निर्माण, यानी शिक्षित नागरिक क्या है देश के विकास में योगदान दे सके। और व्यवहारिक ज्ञान, यानी केवल सिद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञान कौशल सीखना, यानी ज्ञान ऐसा हो जो सिद्धांतिक ज्ञान तक सीमित ना हो, व्यवहारिक ज्ञान भी हो, यानी जो हम पढ़े उसको अपने व्यवहार में भी उतार सके, केवल किताबी ज्ञान ना रहे, उसको अपने व्यवहार में भी ला सके। चलिए बात करते हैं गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की नीति का महत्व और प्रभाव। तो गांधी जी की यह नीति क्या है? भारत के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा का सरल और व्यवहारिक माध्यम थी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला, क्योंकि कुटीर उद्योग और कृषि में शिक्षा से दक्षता आई थी। और आज भी इस शिक्षा नीति के सिद्धांत जैसे मातृभाषा में शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, ठीक है, नैतिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। आलोचनाएं और सीमाएं, यानी गांधी जी की शिक्षा नीति को कभी कभी आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में कमी के कारण क्या है आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि क्या है आजकल हमारे पास क्या है आधुनिक विज्ञान या तकनीक की शिक्षा की क्या है काफ़ी कमी है, क्योंकि वे चाहते हैं कि ऐसा ज्ञान हो, ऐसा हमें शिक्षा मिले जिससे हम केवल ज्ञान ही ना प्राप्त हो बल्कि हम लोग किसी कार्य में कुशल भी हो सके। ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में क्या है केवल शिक्षा दी जाती है, उसके बाद नौकरी मिलती है, या पहले नौकरी करते हैं या फिर शिक्षा नहीं कर पाते। तो बड़े लेवल पर एक साथ शिक्षा भी दो और उनको थोड़ा वो कार्य कुशलता या कार्य काम भी मिले, ऐसा नहीं हो पाता है। एक साथ शिक्षा और उससे जुड़ी हुई कोई काम एक साथ नहीं करवाई जाती है। तो इसकी भी कमी के कारण ऐसा लगता है कि ये केवल क्या है एक काल्पनिक है, ऐसे संभव नहीं हो सकता। तो ये आलोचना की जा रही है। वहीं क्या कहते हैं व्यापक शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी है और शिक्षक प्रशिक्षण की भी कमी है। तो हमारे पास क्या है हमारे सैक वेक इतने सारे सिलेबस लग गए हैं, लेकिन उनकी क्या है मटेरियल नहीं है, या फिर टीचर क्या है टीचर नहीं है। एक ही टीचर इकोनॉमिक्स वाला भी सेक पढ़ा रहा है, सेक वाला इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। तो इस प्रकार देखा जा सकता है। तो दोस्तों पेपर में समय और नंबर को देखते हुए जो मैंने उपरोक्त ऊपर वाले जो भी करवाए हैं वो काफ़ी हैं। इसके अलावा गांधी एजुकेशन की बात हो रही है, तो गांधी एजुकेशन की प्रासंगिकता क्या है, आज के समय में इसकी उपयोगिता क्या है, हो सकता है इसके ऊपर भी बन सके, या आपके पास समय है तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं इसमें। तो बात कर लेते हैं इसकी प्रासंगिकता। तो नई शिक्षा नीति 2020 में भी क्या है आजकल उपयोग हो रही है, क्योंकि हमारे बैग में भी गांधी एजुकेशन है, यानी कि गांधी की एजुकेशन की उपयोगिता की बात हो रही है। जहाँ क्या है भारत की नई शिक्षा नीति में क्या है व्यवहारिक शिक्षा, कौशल विकास, मातृभाषा में पढ़ाई, नैतिक मूल्यों को विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, जो गांधी जी की शिक्षा नीति से मेल खाता है। दूसरा क्या है कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता। तो आज बेरोजगारी की बड़ी वजह यह है कि शिक्षा प्रणाली क्या है विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी कौशल नहीं देते हैं। ठीक है, और गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है वो इसी कमी की पूर्ति करता है। वहीं तीसरा है स्थानीयता और आत्मनिर्भर भारत। तो गांधी जी का स्वदेशी और आत्मनिर्भरता
का सपना क्या है, आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में जीवित है और बुनियादी शिक्षा भी इसी विचारधारा को पोषित करती है। चौथा है नैतिक पतन की रोकथाम। वर्तमान समय में क्या है, नैतिक मूल्यों की गिरावट देखी जा रही है और गांधी जी की नैतिक शिक्षा आज के युवाओं को चरित्रवान और नागरिक बनने में सहायक हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल क्या है, लोग मनुष्यता को खोते जा रहे हैं, लोग संवेदनहीन होते जा रहे हैं, लोग दूसरे से ईर्ष्या है करते हैं, ठीक है, अहिंसा रूप से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और दो देशों के बीच में भी क्या है, बम गोलाएं गिर रही हैं। तो ये क्या है, लोग नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जिस वजह से क्या है, गांधी शिक्षा जरूरी हो गई है। वहीं पांचवा क्या है, ग्रामीण विकास का साधन। तो भारत क्या है, एक बड़ी जनसंख्या अभी क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और बुनियादी शिक्षा ग्रामीण विकास का क्या है, सशक्त माध्यम बन सकती है, क्योंकि ये स्थानीय जरूरतों और संसाधनों पर आधारित है। वो बात यही करते हैं कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, हमारी जरूरतों के अनुकूल होनी चाहिए और हमारी जीवन उपयोगी कौशल से युक्त होनी चाहिए। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा नीति एक समग्र और व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली थी, जो बच्चों को केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं रखती थी, बल्कि उन्हें जीवन के लिए तैयार करती थी। ये शिक्षा नीति आत्मनिर्भरता, नैतिकता और सामाजिक जागरूकता के सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में योगदान देना था। तो दोस्तों, दूसरा टिप्पणी क्या है, कौशल और स्थानीय आवश्यकता आधारित शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण का विकास कैसे हो, उस पर गांधी जी के विचार। इस पे हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन है वो केवल क्या है, साक्षरता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे शिक्षा को जीवन का संपूर्ण विकास मानते थे और उनका मानना था कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों और सामाजिक परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। और विशेषकर ग्रामीण भारत के लिए उन्होंने ऐसी शिक्षा की कल्पना की जो आत्मनिर्भरता, उत्पादन, नैतिकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे। तो पहला बिंदु है बुनियादी शिक्षा की अवधारणा। गांधी जी ने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन किया जो शिक्षा को उत्पादक कार्य से जोड़ती है और उनका मत था कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि ऐसा कौशल सिखाया जाए जो उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाए। और इस प्रकार की शिक्षा में स्थानीय शिल्प, कृषि, कुटीर उद्योग, चरखा, बुनाई, सिलाई, माटी का कार्य आदि को स्थान दिया जाए। और गांधी जी का विश्वास था कि जब शिक्षा उत्पादन से जुड़ जाएगी तो ये गांव की आर्थिक और आत्मनिर्भरता का नींव बनेगी। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को ऐसी व्यवहारिक ज्ञान और कौशल मिलना चाहिए जिससे वे अपने गाँव में ही रोजगार प्राप्त कर सके। इससे न केवल बेरोजगारी की समस्या हल होगी बल्कि पलायन की प्रवृत्ति भी रुकेगी, क्योंकि गांव में क्या होती है कि बेरोजगारी होती है या उनको काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या है, वो दूसरे शहरों में पलायन करते हैं या दूसरे शहरों में जाते हैं, ठीक है, तो वो रुकेगी। और उनकी शिक्षा प्रणाली में हस्तशिल्प यानी कि हैंडक्राफ्ट और कारीगरी का विशेष स्थान था, जिससे ग्रामीणों के बीच आत्मसम्मान और श्रम की प्रतिष्ठा उत्पन्न हो। तीसरा, स्थानीय आवश्यकताओं पर केंद्रित शिक्षा। तो गांधी जी का शिक्षा प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित थी कि शिक्षा का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता को पूर्ति करने वाला होना चाहिए और हर क्षेत्र की क्या है, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भिन्न होती है, इसलिए शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो स्थानीय जलवायु, संसाधन, जनजीवन के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए भाई कृषि क्षेत्रों में कृषि की आधुनिक तकनीकें हो, जैविक खेती, सिंचाई और गाय पालन आदि की शिक्षा दी जाए। चौथा क्या है, ग्रामीण विकास से जुड़ाव। गांधी जी का मानना था कि यदि गांव को शिक्षित, आत्मनिर्भर, सशक्त नहीं बनाया गया तो भारत का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने गांव को भारत की आत्मा कहा है और ऐसे शिक्षा तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है जो गांव को आत्मनिर्भर बनाता है। शिक्षा के माध्यम से जब ग्रामवासी उत्पादन, प्रबंधन और विक्रय यानी कि सामानों को बेचना या फिर व्यापार के क्षेत्र में दक्ष हो जाएंगे, तब गांव में विकास की गति तीव्र होगी। नैतिकता और सेवा की भावना। गांधी जी की शिक्षा प्रणाली केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं थी, वे शिक्षा को आत्मिक, नैतिक विकास का माध्यम मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सेवा, सहयोग, आत्मसंयम यानी खुद पे कंट्रोल, अहिंसा की भावना को प्रोत्साहित करे और यह
मूल्य ग्रामीण समाज में सामूहिकता और न्याय को बढ़ावा देते हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार गांधी जी की कौशल और स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा प्रणाली केवल शिक्षण की पद्धति नहीं थी, बल्कि वह एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक दर्शन थी। ये दर्शन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, नैतिक और समरस बनाकर समग्र राष्ट्रीय विकास की ओर अग्रसर करता है। और आज के संदर्भ में जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और गांधी जी की ये दृष्टि और अधिक प्रासंगिक होती जाती है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित शिक्षा, यानी स्वास्थ्य की शिक्षा और स्वच्छता की शिक्षा पर टिप्पणी करना। और स्वास्थ्य और स्वच्छता किसी भी समाज के समग्र विकास के मूलाधार है और भारत जैसे विशाल और जनसंख्या प्रधान देश में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी शिक्षा का विशेष महत्व है। और ये न केवल क्या है व्यक्ति की शारीरिक मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी दिशा देती है। और इस कारण क्या है हमारे पाठ्यक्रमों में भी स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित शिक्षा को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया गया है, जिसमें हम पहले देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा का सीधा संबंध व्यक्ति की उत्पादकता, कार्य क्षमता और जीवन की गुणवत्ता से है। यानी जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी तो वह किसी भी कार्य की उत्पादकता को बढ़ाएगा, किसी भी उत्पादन को बढ़ाएगा, अपने कार्य को बेहतर तरीके से करेगा, उसकी कार्य की क्षमता बढ़ेगी और क्या है उसकी जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। यदि बाल्यकाल से ही यानी बचपन से ही बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए तो वे जीवन भर क्या है स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने में सक्षम बन सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत शरीर की रचना, पोषण, रोगों की जानकारी, योग, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और प्राथमिक उपचार आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता है। इससे बच्चे में क्या है आत्म जागरूकता आती है तथा शरीर के प्रति उत्तरदायी की भावना भी विकसित होती है। वहीं स्वच्छता शिक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता का अभाव अनेक संक्रामक रोगों का कारण बनता है और स्वास्थ्य की रक्षा में स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वच्छता शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे नाखून काटना, नियमित स्नान करना, साफ वस्त्र पहनना, घरेलू स्वच्छता जैसे रसोई व शौचालय की सफाई तथा सामाजिक स्वच्छता इसमें मोहल्ला, विद्यालय, जल स्रोतों की सफाई की जानकारी दी जाती है। और स्वच्छता की आदतें बच्चों में प्रारंभिक स्तरों से ही विकसित करना आवश्यक है ताकि वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बने। वहीं विद्यालय स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा का प्रमुख केंद्र होते हैं और विद्यालय पाठ्यक्रमों में अब क्या है स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी विषयों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। और अध्यापन के साथ साथ क्या है गतिविधियों जैसे कि स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, क्या है हैंड वॉश डे, पोस्टर निर्माण, नाटक आदि के माध्यम से बच्चों में इन विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है और शिक्षक इस दिशा में प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्र भी इसमें सहयोग देता है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण अभियान आदि के माध्यम से स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है और इन योजनाओं ने जन जन को विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं को जागरूक बनाने में कार्य किया है। वर्तमान समय की प्रासंगिकता हम देख सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान ये सिद्ध हो गया कि स्वास्थ्य और स्वच्छता की शिक्षा केवल एक वैकल्पिक विषय नहीं है, बल्कि अनिवार्य जीवन शैली का हिस्सा है। मास्क पहनना, हाथ धोना, दूरी बनाना आदि आदतें इसी शिक्षा का परिणाम है। और आज जब गैर संक्रामक जैसे डायबिटीज, हृदय रोग जो किसी और के जरिए नहीं फैलते हैं का प्रकोप क्या है बढ़ रहा है और तब स्वास्थ्य शिक्षा और अधिक अनिवार्य हो जाती है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी शिक्षा केवल रोगों से बचाव का माध्यम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, जागरूक और उत्तरदायी समाज की नींव है। विद्यालयों, परिवारों और सरकार को मिलकर इस शिक्षा में निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि हर नागरिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रह सके। बच्चों में यदि प्रारंभ से ही स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की समझ विकसित हो जाए तो वह एक सशक्त और समुन्नत राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध हो। तो दूसरा प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती की स्थापना के उद्देश्यों की जांच करें। तो महात्मा गांधी द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में स्थापित
फिनिक्स बस्ती न केवल क्या है एक सामाजिक प्रयोग थी, बल्कि सत्याग्रह और आत्मनिर्भरता के उनके सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण था। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या है सत्याग्रह भी किया और आत्मनिर्भरता का ज्ञान भी दिया, आत्मनिर्भर भी बनाया लोगों को, ठीक है, और उन्होंने एक सामाजिक प्रयोग भी किया। और इसकी स्थापना क्या है 1904 में डरवन के पास की गई थी। और इसका उद्देश्य केवल एक निवास स्थान बनाना नहीं था, इसका उद्देश्य केवल एक निवास स्थान बनाना नहीं था, बल्कि यह गांधी के सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को साकार करने का प्रयास था। तो इसी में हम पहला बिंदु देखते हैं, आत्मनिर्भरता एवं सादगी का अभ्यास। तो फिनिक्स बस्ती का जो पहला उद्देश्य था वो जीवन की सादगी और आत्मनिर्भरता का पालन था, जहां गांधी जी का मानना था कि भौतिक विलासिता से दूर रहकर ही व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर सकता है। यहाँ लोग खेती करते थे, अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं स्वयं बनाते थे और सामूहिक श्रम पर आधारित जीवन शैली अपनाते थे। दूसरा है नस्ली भेदभाव के विरुद्ध प्रयोगशाला, जहां दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के साथ होने वाले नस्ली भेदभाव को निकट से देखा और फिनिक्स बस्ती इस सामाजिक अन्याय के विरुद्ध एक प्रयोगशाला के रूप में विकसित हुई, जहां सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोग समानता के सिद्धांत पर एक साथ रहते थे। और यह एक प्रकार का वैचारिक प्रतिरोध था जो सत्याग्रह की नींव बना। इन बस्ती में लोगों को सामूहिकता की भावना से रहने के लिए प्रेरित किया गया और स्वार्थ त्यागा, सेवा, सह अस्तित्व और सहयोग के सिद्धांत पर इसका संचालन होता था। यहाँ भेदभाव, निजी स्वामित्व या अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं था। इसके साथ साथ ही उन्होंने नवजीवन और इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। फिनिक्स बस्ती में ही गांधी जी ने समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन आरंभ किया, जिसका उद्देश्य था भारतीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना, सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार करना। और ये बस्ती सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन का केंद्र बन गई। पांचवा, शिक्षा का नैतिक रूप। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक और व्यवहारिक होना चाहिए। फिनिक्स बस्ती में बच्चों को श्रम, नैतिकता और सहिष्णुता और अनुशासन पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि फिनिक्स बस्ती एक भौतिक स्थान से अधिक एक विचार था, गांधी के आदर्शों का जीवंत रूप, जहां सत्य, अहिंसा, सेवा, सादगी, समानता को व्यवहार में लाने का प्रयास किया गया। ये बस्ती गांधी के जीवन और विचारों की प्रयोगशाला थी, जिसने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक दिशा दी। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार और समकालीन परिवेश में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करें। तो दोस्तों, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ विश्व के आदर्शवादी दर्शन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इनके मूल में न केवल राजनीतिक आंदोलन की नैतिकता थी, बल्कि एक सामाजिक और आध्यात्मिक दर्शन भी थी। आइए इन विचार और आज के समकालीन परिवेश में उनकी प्रासंगिकता को विस्तार से समझें, जिसमें हम बात करते हैं सत्य क्या है। सत्य के लिए जिसमें हम बात करते हैं सत्य क्या है, तो गांधी जी के लिए सत्य का अर्थ केवल सत्यता या सच बोलना नहीं था, बल्कि यह एक उच्चतर आध्यात्मिक सत्य था। उनका मानना था कि सत्य क्या है, परमेश्वर का ही स्वरूप है और सत्य की खोज में व्यक्ति को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, सत्य के लिए समर्पित होना चाहिए। और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर यह अंतिम और शाश्वत है। सत्य की खोज में झूठ, कपट, छल से बचना आवश्यक है। अहिंसा। गांधी ने अहिंसा को केवल हिंसा का भाव नहीं माना, बल्कि इसे प्रेम, करुणा और परस्पर सम्मान की नीति बताया। उनका मानना था कि अहिंसा शक्ति से कम नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति है जो मनुष्य को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाती है। अहिंसा का प्रयोग केवल शारीरिक हिंसा न करके, बल्कि मन और वाणी में भी हिंसा न करके किया जाना चाहिए। और अहिंसा क्या है, सत्य की खोज का मार्ग है। सत्याग्रह।
तो सत्य और अहिंसा के विचारों को गांधी जी ने क्या है, राजनीतिक आंदोलन में सत्याग्रह के रूप में परिभाषित किया है, जहां सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति अडिग रहना और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना। यह एक क्या है, सक्रिय प्रतिरोध है जो हिंसा से मुक्त होकर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। समकालीन परिवेश में गांधी के सत्य और अहिंसा का प्रासंगिकता। पहला है सामाजिक सौहार्द और सहिष्णुता। आज के विश्व में जहां सांप्रदायिकता, जातिवाद और सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं, गांधी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांत हमें सहिष्णुता और आपसी सम्मान का संदेश देते हैं। ये विचार लोगों को शांति और मेल जोल के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा है राजनीतिक संघर्ष और विरोध प्रदर्शन, क्योंकि आधुनिक युग में भी कई देश और समुदाय क्या है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा के तरीकों का उपयोग करते हैं। हिंसात्मक संघर्ष के बजाय अहिंसात्मक आंदोलन अधिक स्थायी और नैतिक परिवर्तन ला सकते हैं। भारत और अन्य देशों में सत्याग्रह की ताकत आज भी प्रभावी है। तीसरा, पर्यावरण और वैश्विक शांति, जहां अहिंसा का विचार केवल मानव मनुष्य के बीच नहीं बल्कि प्रकृति और जीव जंतु के प्रति भी लागू होता है। और आज के पर्यावरण संकट के दौरान में गांधी जी का जो है अहिंसात्मक जीवन और सत्य के साथ सादगीपूर्ण जीवन शैली पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रासंगिक है, जहां अहिंसा के साथ हम लोग जीव जंतु की हत्या को ना करके, पर्यावरण का नुकसान ना करके उसको बढ़ाए, ग्रोथ करें उसका, तो ये भी प्रासंगिक है आज के लिए। चौथा है व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में नैतिकता। सत्य और अहिंसा के सिद्धांत हमें व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। झूठ और अहिंसा से भरे आधुनिक जीवन में ये मूल्य नैतिक मूलाधार बन सकते हैं। पांचवा है वैश्विक तनाव और आतंकवाद के विरुद्ध, यानी वैश्विक स्तर पर आतंकवाद, हिंसा और युद्ध की स्थिति में गांधी के सिद्धांत और सत्याग्रह के विचार शांति स्थापना के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे संघर्ष को सुलझाने के अहिंसात्मक और संवादात्मक रास्ते सुझाते हैं। इसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान जैसे मुद्दे, यूक्रेन और रसिया जैसे मुद्दे देखने को मिलते हैं, जिसमें हम गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों के द्वारा इन मुद्दों को सुलझा जा सकता है, इन मुद्दों पर कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, 4th सेमेस्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा पर गांधी के विचार पर चर्चा करना है। जिसमें हम बात करते हैं स्वदेशी, तो इसकी परिभाषा और उद्देश्य क्या है। तो स्वदेशी का अर्थ है अपनी देसी वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। गांधी जी ने स्वदेशी को आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता का आधार माना है, और उनका मानना था कि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता देश की आर्थिक गुलामी को बढ़ावा देता है। यानी जब तक हम लोग विदेशों में बनी वस्तुओं को खरीदते रहेंगे, जब तक हमारा जो धन है उनके पास जाता रहेगा और हम लोग क्या है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनका मानना था कि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता देश की आर्थिक गुलामी को बढ़ावा देती है। गांधी का स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी ने खास तौर पर खादी यानी हाथ से बनाई हुई वस्त्र को स्वदेशी का प्रतीक बनाया। उन्होंने खादी को अपनाने और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया, जिससे भारतीय ग्रामीण और कारीगरों को रोजगार मिले, और स्वदेशी ने भारतीय आत्मसम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। तो स्वदेशी ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाई और विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करने की प्रेरणा दी। इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिली और एक सरल स्वावलंबी जीवन शैली को बढ़ावा मिला। दूसरा है स्वराज। स्वराज का अर्थ। गांधी जी के अनुसार स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि यह आत्म शासन और आत्म संयम यानी खुद का देश पे कंट्रोल हो का प्रतीक था। वे चाहते थे कि भारत का हर व्यक्ति अपने जीवन, समाज और देश के मामलों में स्वतंत्र और जिम्मेदार हो। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। गांधी जी का स्वराज विचार व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर पर लागू था। वे चाहते थे
कि लोगों को अपनी शक्ति और अधिकार का एहसास हो, वे न्यायपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से शासन करें। स्वराज में जाति, धर्म या वर्ग की परवाह न की थी। ये सबके लिए समान अधिकार और कर्तव्य का सिद्धांत था। स्वराज की साधना। गांधी जी ने कहा कि स्वराज के लिए केवल अंग्रेजों से आज़ादी जरूरी नहीं, बल्कि व्यक्ति को भी स्वनियंत्रण, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। उनका यह भी मानना था कि बिना सामाजिक सुधार के राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा। गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी का राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ाई लिखाई नहीं था, बल्कि ऐसी शिक्षा थी जो व्यक्ति को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाए, नैतिकता, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाए। ठीक है, उन्हें नैतिक शिक्षा, शारीरिक श्रम और स्थानीय संस्कृति एवं भाषा को शिक्षा का अधिकार बनाया। बुनियादी शिक्षा। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को प्राथमिकता दी, जो बच्चों को उनकी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे, व्यवहारिक कौशल सिखाएं। उन्होंने शिक्षा को हथकरघा, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे कार्यों से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक विकास से जोड़ा। विदेशी शिक्षा का विरोध। गांधी जी ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को भारतीय संस्कृति और समाज से असंगत माना। वे चाहते थे कि शिक्षा भारत की लोक संस्कृति, परंपरा और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। स्वदेशी और शिक्षा। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार के लिए ज्ञान देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और देश प्रेम भी था। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, सामाजिक सेवा और राष्ट्रभक्ति शिक्षा का हिस्सा थी। चलिए दोस्तों, अब हम सेमेस्टर सेकेंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर विचार करते हैं, जिसपे पहला क्वेश्चन था किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें पहला है पाठ्य पुस्तक के उपयोग पर गांधी के विचार। इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि पाठ्य पुस्तक सहायक उपकरण है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। यानी गांधी जी के अनुसार पाठ्य पुस्तक शिक्षा का माध्यम है, ना कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। दूसरा, व्यवहारिक और जीवन से जुड़ी शिक्षा जरूरी है, क्योंकि केवल किताबी ज्ञान से क्या है, शिक्षा पूरी नहीं होती और बच्चों को जीवन कौशल भी सिखाना चाहिए। तीसरा है सामग्री सरल, संक्षिप्त और स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। जटिल और भारी पुस्तकें बच्चों की रुचि कम करती है। ठीक है, यानी जब सामग्री संक्षिप्त नहीं होती है, सरल नहीं होती है या स्थानीय भाषा में नहीं होती है, तब क्या लगता है, वो हमें जो है टॉपिक क्या है बहुत बड़ी लगती है या बोझिल सी लगती है। इसीलिए कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे। चौथा है पाठ्य पुस्तकों को स्थानीय जरूरतों और संस्कृति संदर्भों के अनुरूप बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे अपने संस्कृति से जुड़ते रहेंगे और सीखने में भी रुचि बढ़ती रहेगी। पांचवा, हस्तकला और कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देना, क्योंकि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा नीति में पाठ्य पुस्तकें व्यवहारिक ज्ञान देने वाली थी। छठा है शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण, क्योंकि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक के साथ बच्चों को नैतिक और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा भी देनी चाहिए। सातवां, अधिक और जटिल पाठ्य पुस्तकें बच्चों पर बोझ डालती है, इससे शिक्षा में रुचि खत्म हो जाती है। आठवां, पाठ्य पुस्तकों का सामूहिक और स्थानीय स्तर पर निर्माण हो, ताकि वे स्थानीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। नौवां, आधुनिक शिक्षा में भी गांधी के विचार प्रासंगिक है, क्योंकि शिक्षा में ज्ञान के साथ साथ नैतिक और सामाजिक विकास भी होनी चाहिए। दसवां, शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास है, न कि केवल किताबी ज्ञान अर्जित करना। तीसरा है स्व की खोज पर गांधी के विचार। स्व की परिभाषा। गांधी जी के लिए स्व आत्म की पहचान है, वह चेतना सत्ता जो हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। गांधी जी का मानना था कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर झांक कर आत्मा को नहीं देखता, नहीं पहचानता, तब तक वह सच्चा विकास नहीं कर सकता। सत्य और अहिंसा से जुड़ाव। स्व की खोज में सत्य और अहिंसा गांधी के प्रमुख साधन थे। उन्होंने ब्रह्मचार्य, उपवास, सादगी और संयम को आत्मशुद्धि के उपाय माने। गांधी जी ने पश्चिमी भौतिकी सभ्यता की आलोचना की और भारतीय आत्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता बताया।
गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता है। गांधी जी का जीवन सत्य की खोज और आत्म साक्षात्कार का प्रयोग था। माई लाइफ इज माई मैसेज। राष्ट्र निर्माण से जुड़ाव। व्यक्ति की स्व की खोज समाज और राष्ट्र निर्माण का आधार बन सकती है। प्रासंगिकता। आज के भौतिकवादी युग में गांधी जी की यह अवधारणा मानसिक और नैतिक संतुलन के लिए अत्यंत जरूरी है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्व की खोज एक आध्यात्मिक यात्रा है जो व्यक्ति को सेवा, सादगी और नैतिकता की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी के शैक्षणिक दर्शन ने चरित्र निर्माण और सामाजिक विकास को कैसे एकत्रित किया? गांधी जी का शैक्षणिक दृष्टिकोण केवल साक्षरता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उनका विश्वास था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण और समाज की सेवा के लिए उसे तैयार करना होना चाहिए। उन्होंने ऐसी शिक्षा का सपना देखा जो जीवन से जुड़ी हो, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो, राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। तो गांधी जी ने शिक्षा को आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास का साधन माना और उनके अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है चरित्र निर्माण। वे कहते हैं कि अगर शिक्षा से व्यक्ति में नैतिकता, सत्य, अहिंसा, संयम और सेवा की भावना नहीं जागती तो वह शिक्षा अधूरी है। उनके लिए शिक्षित व्यक्ति वह है जो अपने कर्तव्य को समझे, समाज में सहयोग करे और आत्मानुशासित जीवन जिए। गांधी जी ने 1937 में बुनियादी शिक्षा यानी नई तालीम का प्रस्ताव रखा, जिसमें शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि हाथों के कार्य, स्थानीय उद्योगों, स्वदेशी मूल्यों से जोड़ा गया। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक कौशल सीखे और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करे। इससे न केवल क्या है विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनता है, बल्कि समाज के आर्थिक व नैतिक विकास में भी योगदान देता है। चरित्र निर्माण के साथ साथ गांधी जी की शिक्षा नीति ने सामाजिक विकास पर भी विशेष बल दिया। नई तालीम प्रणाली में सभी विद्यार्थियों को समान रूप से श्रम करना होता था, जिससे जातिगत भेदभाव समाप्त होता था और सामाजिक समरसता की भावना उत्पन्न होती थी। इस प्रकार शिक्षा समाज में बराबरी और सम्मान और सेवा भाव का संस्कार देती थी। गांधी जी का ये भी मानना था कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपनी संस्कृति, समाज और परिवेश से जुड़ा महसूस करे। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वे असहमति रखते थे क्योंकि वह भारत की मिट्टी से अलग करती थी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है एक ऐसा नागरिक तैयार करना जो ईमानदार हो, परिश्रमी हो, संवेदनशील हो, समाज के प्रति जिम्मेदार हो और उन्होंने शिक्षा को जीवन के साथ एकत्रित कर उसे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का माध्यम बनाया। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक के अनुसार महात्मा गांधी जी का शैक्षणिक दर्शन शिक्षा को चरित्र निर्माण और सामाजिक पुनर्निर्माण के माध्यम के रूप में देखना है। उन्होंने शिक्षा को पुस्तकों से निकालकर व्यवहारिक जीवन और नैतिक मूल्यों और समाज सेवा से जोड़कर एक समग्र और जीवन उपयोगी प्रक्रिया बनाया है। तो दोस्तों, लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक और उच्च शिक्षा से संबंधित गांधी के प्रयोग पर चर्चा करें। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए जो बच्चों को अच्छा इंसान, स्वावलंबी और समाज के काम आने वाला नागरिक बनाए। तो उन्होंने अपनी बातों को केवल किताबों तक नहीं रखा, बल्कि खुद भी कई जगहों पर शिक्षा के प्रयोग किए। पहला है प्राथमिक शिक्षा में गांधी जी का प्रयोग। तो गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा नाम की एक खास शिक्षा पद्धति शुरू की। यह मुख्य रूप से 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए थी, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ हाथों से काम करना सिखाया जाता था, जैसे कताई, बुनाई, लकड़ी के काम। पढ़ाई मातृभाषा में होती थी ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। बच्चे जो काम करते थे उससे स्कूल की कुछ ज़रूरतें भी पूरी होती थी और इससे आत्मनिर्भरता, आत्म स्वावलंबन की भावना भी आती थी। पढ़ाई को जीवन से जोड़कर सिखाया जाता था, सिर्फ किताबें नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी।
दिया जाता था। प्रयोग कहाँ किया गया था? तो गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र में इस तरह की शिक्षा शुरू की और कई स्कूलों में इसे अपनाया गया। दूसरा है उच्च शिक्षा में गांधी जी के प्रयोग। गांधी जी उच्च शिक्षा को भी बदलना चाहते थे, जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह में। वे चाहते थे कि यह शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए ना हो, बल्कि इंसान को समझदार, नैतिक और समाज के लिए उपयोगी बनाए। गांधी जी मानते थे कि डिग्री से ज़्यादा काम सीखना जरूरी है। शिक्षा में सफाई, सेवा, नैतिकता की बातें भी होनी चाहिए। पढ़ाई भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अंग्रेजी में। पढ़ाई से निकलकर लोग देश और गांव की सेवा करें। प्रयोग कहाँ किया गया? तो गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करी, जो 1920 में की गई थी, और यहाँ स्वदेशी शिक्षा, मातृभाषा में पढ़ाई और सेवा भावना पर जोर दिया गया था। तो दोस्तों, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन और समाज को बेहतर बनाने का रास्ता माना। उन्होंने बच्चों को मेहनत करने और समाज के लिए काम करने और अच्छे इंसान बनने की सीख देने वाली शिक्षा का समर्थन किया। उनके प्रयोग आज भी हमें बताते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक, सादी और समाज से जुड़ी हुई होनी चाहिए। दोस्तों, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।